डियर स्टूडेंट्स, किरण सिविल सर्विस की ऑनलाइन जीकेजीएस क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। मैं डॉक्टर शगुफ्ता आपके लिए आज जिस टॉपिक को लेकर आई हूँ, इसकी चर्चा मैंने अपने पिछले वीडियो में ही आपके साथ की थी कि मैं विजयनगर साम्राज्य के वीडियो को 2 भागों में बनाऊंगी। पहला भाग मैंने जो डाला था वो संगम वंश से संबंधित था, हरिहर और बुक्का जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली थी। और इसके दूसरे पार्ट में मैं आपके साथ सुलुभ वंश और तुलुभ वंश यानी कि इन 2 डायनेस्टी की चर्चा करूंगी। सलुभ और तुलुभ इन दोनों में जो राजा हुए उनके प्रमुख कार्य ये हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको सलुभ डायनेस्टी पर ले चलूं, मैं आपसे पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न की एक बार चर्चा कर लूं, क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछा था कि किस मुग़ल बादशाह को शाह बेखबर कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, शाह बेखबर के नाम से 7वें मुग़ल बादशाह यानी कि 7th मुग़ल किंग बहादुर शाह प्रथम को जाना जाता है। बहादुर शाह प्रथम को ही शाह बेखबर की उपाधि दी गई है और इनका जो पीरियड है वो शुरू होता है, किनका बात मैं कर रही हूँ, बहादुर शाह प्रथम का। तो ये औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद 1707 से इनका पीरियड शुरू होता है और ये 1712 यानी कि कुल मिलाकर 5 साल भारत के शासक रहते हैं। पहले मुग़ल सम्राट बाबर, दूसरे हुमायूं, तीसरे अकबर, चौथे जहांगीर, 5वें शाहजहां, 6ठे औरंगज़ेब और बहादुर शाह प्रथम 7वें मुग़ल सल्तनत के बादशाह थे और इन्हें शाह बेखबर कहा जाता था। तो ये तो मैंने आपके साथ चर्चा की उस प्रश्न के उत्तर की जो मैंने अपने पिछले वीडियो में पूछा था। अब हम लोग आज के टॉपिक को देखेंगे और टॉपिक के बाद हम लोग अंत में बात करेंगे उस प्रश्न की जो आज का प्रश्न होगा, यानी जिसका उत्तर आपको कमेंट में देना होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत सलुभ और तुलुभ वंश का इतिहास करेंगे। सालुभ वंश, जिसका शासनकाल 1485 ईस्वी से लेकर 1505 ईस्वी तक रहा और इस सालुभ डायनेस्टी का संस्थापक सालुभ नरसिंह था। तो सबसे पहले हम बात सालुभ नरसिंह की करेंगे। इस वंश में 2 शासक हुए हैं, सालुभ नरसिंह और इमाडी नरसिंह, लेकिन हम पहले चर्चा सालुभ नरसिंह की करने जा रहे हैं। सालुभ नरसिंह जो कि सालुभ वंश का संस्थापक था, आप कह सकते हैं कि संभवतः इसने अपने साम्राज्य को बहमनियों से बचाया। इसने एक संगठित साम्राज्य की नींव डाली, क्योंकि इसके शासनकाल में 2 प्रकार के विद्रोह हो रहे थे। एक आंतरिक विद्रोह जो अंदर के राज्य के भीतर मंत्रियों, सामंतों, जनता के द्वारा हो रहा था, और दूसरा बाह्य आक्रमण जो लगातार हो रहा था। तो सालुभ वंश के जो संस्थापक थे सालुभ नरसिंह, इन्होंने 2 प्रकार के विद्रोहों का सामना किया, आक्रमण का सामना किया। इन्होंने उड़ीसा के शासक प्रजा पुरुषोत्तम गजपति के साथ युद्ध किया, पुरुषोत्तम गजपति को पराजित भी किया। इन्होंने उदयगिरी का किला और आसपास का क्षेत्र जो था वो पुरुषोत्तम गजपति को दिया एक समझौते के तहत। और जो सालुभ नरसिंह थे, इनका इंटरेस्ट अरबी घोड़े के व्यापार में था, यानी सऊदी के अरब के इलाके से जो घोड़ा बिकने के लिए आता था, ये सालुभ नरसिंह को इसका व्यापार पसंद था और इन्होंने अपने साम्राज्य में अरबी घोड़ों के विस्तार पूर्वक जो निर्यातक क्षमता थी वो बढ़ाने के लिए कोशिश की, निर्यात को बढ़ावा दिया। साथ ही इन्होंने तुलु प्रदेश, होनावर, भटकल, बकनूर तथा मंगलौर के बंदरगाहों को जीता, जिससे इनका व्यापार पर एक पकड़ बना, व्यापार इनके अंडर में आया। लेकिन दुर्भाग्य है कि 1499 में सुलुभ नरसिंह की मृत्यु हो गई। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ध्यान दे लीजिएगा। 1499 में सलुभ नरसिंह की मृत्यु हो गई। सलुभ नरसिंह की मृत्यु के बाद इस वंश का दूसरा शासक बनता है इमाडी नरसिंह, जो कि सलुभ डायनेस्टी के संस्थापक सलुभ नरसिंह का पुत्र था। इमाडी नरसिंह राजा बनता है। इमाडी नरसिंह शासक बनता है 1499 में, जब सलुभ डायनेस्टी के पहले शासक नरसिंह, जो इनका नाम
सलूभ नरसिंह था, उनकी मृत्यु होती है। तब बनता है इमाड़ी नरसिंह। इमाड़ी नरसिंह जब राजा बनता है, इसकी आयु बहुत कम होती है, अल्प आयु में, कम आयु में, नाबालिग रहते हुए राजा बनता है। अतः ज़रूरत पड़ती है एक संरक्षक की, और इस समय उसके जो सेनापति थे नरसा नायक, वो इसके सेनापति नियुक्त होते हैं, संरक्षक बनते हैं, और सारी शक्ति नरसा नायक के हाथ में चली जाती है। इमाड़ी नरसिंह शासक तो बनता है, लेकिन शक्ति उसके संरक्षक नरसा नायक के हाथ में होती है। आगे चलकर इमाड़ी नरसिंह को पिनकुंडा के किले में कैद कर लिया जाता है। इमाड़ी नरसिंह को नरसा नायक के द्वारा पिनकुंडा के किला में कैद कर दिया जाता है। नरसा नायक ने, जो कि कैद हो चुके थे, वो बाद में कैद इमाड़ी नरसिंह हो गए थे। नरसा नायक तो स्वतंत्र थे, उन्होंने राजा को कैद करके सेनापति होते हुए भी राजा का पदभार संभाला और अपना अधिकार चोर, पंड व चेर पर करने के लिए आक्रमण किया और उनको बाध्य किया अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए। यानी कि लोगों की नज़र में शासन सलूभ डायनेस्टी कर रहा था। इमाड़ी नरसिंह शासक थे, लेकिन काम नरसा नायक कर रहे थे, और उन्होंने चोल, चेर और पंड तीनों को अपने अधीन किया और अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए उनको बाध्य किया। इमाड़ी नरसिंह का जो शासनकाल है, इस शासनकाल में संपूर्ण शक्ति नरसा नायक के हाथ में थी, परंतु 1503 ईस्वी में नरसा नायक का देहांत हो गया। नरसा नायक के देहांत के बाद वीर नरसिंह, जो कि सलूभ नरसिंह का अयोग्य पुत्र, इमाड़ी नरसिंह को पद से हटा देता है। इमाड़ी नरसिंह जो कि बिल्कुल अयोग्य था तो सलूभ नरसिंह का पुत्र, लेकिन उसके पूरे कार्यकाल में कार्य नरसा नायक द्वारा किया दिया जाता है। तो वीर नरसिंह नरसा नायक के मरने के बाद 1503 ईस्वी में आगे जाकर जो इस डायनेस्टी सालूभ डायनेस्टी का शासक था, जिसका नाम इमाड़ी नरसिंह था, उसको गद्दी से हटा देता है और गद्दी पर स्वयं का राज्याभिषेक कराता है। कौन? वीर नरसिंह। और राज्याभिषेक के साथ वो एक नए राजवंश की नींव डालता है, जो आगे जाकर तुलुव राजवंश के नाम से जानी जाती है। इस घटना ने पूरे विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में द्वितीय अपहरण के संज्ञा से जाना जाता है। कारण ये है कि पहला अपहरण कहा जाता है विजयनगर साम्राज्य के पतन को, और द्वितीय कहा जाता है सलूभ वंश के पतन को। इस तरह दो ही शासक में सलूभ वंश समाप्त हो जाता है, क्योंकि सलूभ वंश जो कि शुरू हुआ था सलूभ नरसिंह से, वो इमाड़ी नरसिंह पर आकर समाप्त हो गया। अब अगला राजवंश आता है तुलुव वंश। इस वंश का काल, जहाँ सलूभ वंश का काल बंद हुआ, 1505 ईस्वी से शुरू होता है और ये काल चलता है 1565 ईस्वी तक। यानी कि तुलुव वंश का काल 1505 से 1565, यानी लगभग 60 साल का पीरियड। स्थापनाकर्ता इस वंश के जो थे वो थे वीर नरसिंह, जिन्होंने इमाड़ी नरसिंह को गद्दी से हटाकर गद्दी पर अधिकार किया था, और इस वंश का पतन हो जाता है 1565 में। अब अगर इस वंश की हम बात करें तो इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में हम देखते हैं जिस शासक को, उसका नाम था कृष्णदेव राय प्रथम। कृष्णदेव राय प्रथम जो कि तुलुव वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक है। इसके साथ ही कृष्णदेव राय अपने नवरत्नों के लिए, अपने बुद्धि और विवेक के लिए, अपने साम्राज्य विस्तार के लिए भी जाने जाते हैं। कृष्णदेव राय, जिनका पीरियड माना जाता है कि वो 1505 में सलूभ डायनेस्टी के अंत के बाद जो पहले शासक हुए वीर नरसिंह, उसके बाद आता है। तो सबसे पहले शासक के रूप में हम लोग देखते हैं वीर नरसिंह को, फिर कृष्णदेव राय को हम देखेंगे। अगर वीर नरसिंह की बात की जाए तो इनका शासन बहुत छोटा है, 4 वर्षों का, क्योंकि 1505 में वीर नरसिंह गद्दी पर बैठते हैं और 1509 में वीर नरसिंह के स्थान पर गद्दी संभालते हैं कृष्णदेव राय। वीर नरसिंह जिसने तुलुव वंश की स्थापना की, जिसने अंतिम नरसिंह यानी कि अंतिम सलूभ शासक इमाड़ी नरसिंह को गद्दी से हटाया। उसका सबसे पहला चुनौती था आंतरिक विद्रोहों का दमन, और उसने सबसे पहले आंतरिक विद्रोहों का दमन किया। लेकिन दुर्भाग्य ये कि मात्र 4 वर्ष के राजा बनने के काल के बाद
1509 में वीर नरसिंह की मृत्यु हो जाती है और वीर नरसिंह की मृत्यु के बाद ही उसका चचेरा भाई जो कृष्णदेव राय था वो गद्दी पर बैठता है। कृष्णदेव राय गद्दी पर बैठने के बाद विजयनगर साम्राज्य को एक नई दशा और दिशा प्रदान करता है। कृष्णदेव राय को तुलु वंश का सबसे वास्तविक संस्थापक, सबसे अधिक शक्तिशाली संस्थापक के रूप में जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य को अगर सर्वश्रेष्ठ पहचान किसी ने दिलाई तो वो था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के दरबार में कई मंत्री, नेतागण ऐसे थे जो विश्व में अनेकों रचनाओं के लिए प्रमुखता से प्रशंसित हैं। 1509 में कृष्णदेव राय गद्दी पर बैठता है। 1513 में उड़ीसा के राजा गजपति प्रतापरुद्र को पराजित करता है। यानी कि जब यह राजा बनता है उस समय उड़ीसा का राजा होता है प्रजापति, जिसका नाम था प्रजापति गजपति प्रतापरुद्र। उसको पराजित करके उदयगिरी के किला पर कब्जा कर लेता है। 1514 में उदयगिरी का किला जो कि जा चुका था हाथ से वो पुनः वापस आ जाता है। फिर उसने कोडविंदु और कोडपल्ली पर अधिकार किया। ये सब दक्षिण भारतीय स्थल हैं। उसने कोडविंदु और कोडपल्ली पर अधिकार किया तथा 1520 ईस्वी में बीजापुर को जीता, गोलकोंडा के दुर्ग को नष्ट भ्रष्ट किया। तो देखिए लगातार अपने सैन्य विस्तार को बढ़ा रहा है। गोलकोंडा, बीजापुर ये सब उस समय शक्ति के केंद्र बने हुए थे और इन सब पर धीरे धीरे कृष्णदेव राय अपना अधिकार जमाते चले गए। इसके बाद कृष्णदेव राय ने तेलुगु में आमुक्त माल्यद नामक कविता लिखी, क्योंकि कृष्णदेव राय एक बहुत अच्छे विद्वान भी थे। अल्लसानी पेडना उनका राज कवि था, यानी उनके राज कवि का नाम अल्लसानी पेडना था। कृष्णदेव राय ने टोगपुर नामक टावर का निर्माण करवाया, गोपुर नामक टावर का निर्माण करवाया। कृष्णदेव राय जो थे उन्होंने नागलपुर नामक नगर बसाया। ये सारी इनकी उपलब्धियां हैं। सिंचाई के पानी की व्यवस्था के लिए तालाब बनवाया। कृष्णदेव राय पर के सबसे प्रसिद्ध दरबारी तेनालीरामा के नाम से जाने जाते हैं। आज भी बच्चों की कहानियों की किताबों में तेनालीरामा प्रमुखता से होते हैं। तेनालीरामा ने पांडुरंग महामात्य नामक पुस्तक की रचना की। तेनालीरामा की रचना है जिसे हम लोग पांडुरंग के नाम से जानते हैं। उनकी रचना है पांडुरंग, कौन है? महामात्य। उनकी रचना का नाम क्या है? पांडुरंग महामात्य उनकी रचना है जो कृष्णदेव राय ने की थी। इसके अतिरिक्त पांडुरंग महामात्य में 5 महाकाव्यों की चर्चा है, यानी कि एक संग्रह है 5 महाकाव्यों का। लेकिन जब कृष्णदेव राय की मृत्यु होती है तो इसके बाद विजयनगर साम्राज्य फिर विघटित हो जाता है, फिर खंडों में बढ़ जाता है। कृष्णदेव राय के बाद जो इस वंश के दूसरे शासक हुए वो हुए अच्युतदेव। वो कौन हुए? अच्युतदेव हुए। अच्युतदेव का पीरियड 1529 से 1542 ईस्वी तक है। कृष्णदेव राय के ये भाई थे अच्युतदेव राय। जब वो राजा बनते हैं तो ये अच्युत राजदेव में योग्यता नहीं थी, बिल्कुल अयोग्य और दुर्बल शासक थे। फलस्वरूप क्या होता है कि जो केंद्रीय सत्ता है कमज़ोर होने लगती है और अनेक प्रतिद्वंदी दल, देखिए जब केंद्रीय सत्ता कमज़ोर होगी तो आसपास के एलिमेंट्स उस पर अधिकार करना चाहेंगे ही। तो जब केंद्रीय सत्ता कमज़ोर होती है तो दूसरे अन्य प्रांत जो कि इनके अधीन थे वो स्वतंत्र होने की सुगबुगाहट तेज करते हैं। 1542 में अच्युतदेव राय की मृत्यु हो गई तथा उनका नाबालिग पुत्र वेंकट प्रथम राजा बना। यानी कृष्णदेव राय की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई 1542 में, और उनका जो पुत्र था वो उस समय नाबालिग था, जिसका नाम था, क्या नाम था उसका? उसका नाम था वेंकट प्रथम। वो राजा बनता है और उसके मामा यानी कि जो अच्युतदेव के साला थे उनके पुत्र वेंकट प्रथम के मामा थे जिनका नाम तिरुमल था, वो उसके संरक्षक नियुक्त किए जाते हैं। थोड़े ही समय में अच्युतदेव के भतीजे सदाशिव, अच्युतदेव के जो बड़े भाई थे कृष्णदेव राय, उनका पुत्र सदाशिव बीजापुर के शासक आदिल शाह
उस समय बीजापुर का शासक कौन था? आदिल शाह के साथ तिरुमल की साठगांठ हो जाती है और परिणाम स्वरूप सदाशिव को विजयनगर का सिंहासन प्राप्त हुआ। तो कुछ समय के बाद भतीजे सदाशिव पूर्व विजय के शासक आदिल शाह और तिरुमल की साठगांठ से सदाशिव विजयनगर का सिंहासन प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं और प्रताप जो वेंकट प्रथम थे उनकी सत्ता समाप्त हो जाती है। अच्युत देव के बाद अब जो अगले शासक हमको देखने हैं वो देखना है सदाशिव राय को। सदाशिव राय एक महत्वपूर्ण शासक हैं और सदाशिव राय को विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक भी कहा जाता है, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य इनके बाद विघटित हो जाता है। सदाशिव राय के शासनकाल में शासन की वास्तविक सत्ता राम राय के हाथों में थी, यानी कि हम कह सकते हैं कि सदाशिव राय के शासनकाल में शासन के कामकाज देखने वाले व्यक्ति राम राय थे। सदाशिव राय जो थे ये अपनी कूटनीति और शक्ति द्वारा अहमदनगर बीजापुर में फूट डालने में सफल हुए और इनका फ़ायदा ये हुआ कि 52 ईस्वी आते आते रायचूर और मुदल दोनों पर इनका अधिकार हो गया। अब रायचल और मुदल दोनों इनके अधिकार क्षेत्र में थे। 1560 में विजयनगर तक दक्षिण भारत, विजयनगर का जो क्षेत्र था इस तक दक्षिण भारत की सर्वोच्च शक्ति का केंद्र बनने लगा। 1543 में राम राय ने बीजापुर के विरुद्ध अहमदनगर और गोलकुंडा से संधि कर ली, यानी कि अहमदनगर को हराने के लिए एक तरफ थे बीजापुर और गोलकुंडा और दूसरी तरफ अहमदनगर थे। अहमदनगर के विरुद्ध बीजापुर तथा गोलकुंडा तथा बीजापुर के सहयोग दिया। तो ये जो सदाशिव राय था जो कि विजयनगर साम्राज्य का शासक था, इसने बहमनियों का साथ दिया किस पर अधिकार करने के लिए? बीजापुर और गोलकुंडा पर। अब ये उनकी मैत्रिक नीति थी जिससे कि वो अपने जो प्रतिद्वंदी थे उनको शांत करने में सफल हुए, क्योंकि उन्होंने जब सहायता दी तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा न थोड़ा उनको भी लगने लगा कि नहीं ये शासक सही है, इसे रहना चाहिए। तो हम लोगों ने देखा कि विजयनगर साम्राज्य के सुलभ वंश में 2 शासक हुए। पहले शासक सुलभ नरसिंह और दूसरे इमाड़ी नरसिंह। इमाड़ी नरसिंह को गद्दी से हटाकर बैठते हैं जो शासक वीर नरसिंह, वो शुरू करते हैं तुलुव राजवंश का इतिहास। वीर नरसिंह के बाद गद्दी पर बैठता कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय के बाद अच्युत देव और अच्युत देव के बाद अंतिम शासक जिसका नाम है सदाशिव राय। सदाशिव राय के बाद क्या होता है कि मुगलिया सल्तनत कमज़ोर पड़ने लगती है और मुगलिया सल्तनत तो एक तरफ टूट ही चुकी थी। अब विजयनगर साम्राज्य जिस पर लोगों को उम्मीद थी ये भी कमज़ोर हो गया। इसके बाद एक युद्ध होता है जिसे तालीकोटा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बिदर, एक तरफ ये चारों की सेना और दूसरी ओर विजयनगर साम्राज्य था, यानी कि ये 4 समूह में थे और विजयनगर अकेले था। ये युद्ध 25 जनवरी 1565 को आक्रमण हुआ था, लेकिन तालीकोटा के युद्ध में, तालीकोटा का युद्ध राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा गया है तथा अथवा बनहट्टी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य के युद्ध को तंगड़ी का युद्ध या बनहट्टी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य में इस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के पतन के लिए भी बहुत प्रमुखता से जाना जाता है, क्योंकि इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य पुनः सर नहीं उठा सका और पुनः न तो वो अपनी सत्ता स्थापित कर सका। तालीकोटा के युद्ध में संयुक्त मोमार्च के विजय प्राप्त हुई, यानी गोलकुंडा, बीजापुर ये जो समूह था ये जीत जाता है और विजयनगर साम्राज्य को काफ़ी नुकसान होता है। इसके राज्यों को छिन्न भिन्न करके आपस में बांट लिया जाता है। युद्ध के परिणामों के प्रतिकूल होने पर भी विजयनगर साम्राज्य लगभग 100 वर्ष तक अस्तित्व में रहता है, यानी उसके क्षेत्र के बढ़ जाने के बाद भी जो विजयनगर साम्राज्य था वो लगभग 100 साल तक चलता है। तिरुमल के सहयोग से सदाशिव ने पेनकुंडा को राजधानी बनाकर शासन करना शुरू किया, यानी कि पेनकुंडाओं से मदद लेके सदाशिव राय ने अपनी राजधानी पेनकुंडा को बनाई और शासन वहीं से शुरू कर दिया। तथा 1570 ईस्वी के लगभग तिरुमुल ने सदाशिव को अपदस्थ करके
और वीडू वंश की नींव डाली। तो इस तरह से पहले सलूब और बाद में तुलुक डायनेस्टी का अंत हो जाता है। तो ये तो था हमारा टॉपिक। आज का हमारा प्रश्न जो है वो बिल्कुल एक नॉर्मल प्रश्न है कि बिहार के किस स्थान पर अग्निकुंड हैं। बिहार के किस स्थान पर अग्निकुंड हैं? ऑप्शन है बिहार, नालंदा, गया, जमुई। आपको बताना है अग्निकुंड कहाँ है। स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, और यदि आप पेज पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें।